बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स लिग्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का पहला डबल हेडर कल खेला गया रावलपिंडी ग्राउंड में और कराची में। रावलपिंडी में हमने देखा कि कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी और कराची में हमने देखा कि कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान का मैच हुआ है और ये दोनों हाई स्कोरिंग मैच थे। मैक्सिमम स्कोर कल के रोज हुआ है 236 और कम से कम स्कोर हुआ है 136। वो था जी पेशावर ज़ल्मी का और मैक्सिमम स्कोर था जी कराची किंग्स का, जो कि एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी और टीम वर्क नजर आया, जिसमें 236 रन 235 रन का टारगेट था वो अचीव करने में कराची किंग्स जो है वो कामयाब होगी। पहले हम बात करते हैं जी कोयटा ग्लेडिएटर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी की। कोयटा से मुझे याद है कि आज जो एक और इंपॉर्टेंट मैच है वो लाहौर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाहौर पहला मैच अपना हार चुका है। आज लाहौर वर्सेस कोयटा रावलपिंडी में ये मैच है। तो कोयटा वर्सेस पेशावर ज़ल्मी की हमने कल भी थोड़ी सी बात की थी, आज फिर बात करते हैं कि आखिर क्या गलतियां क्या कोताहियां हुई कि सिर्फ 136 फॉर ऑल पेशावर ज़ल्मी और कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया अगर इनकी तरफ से देखा जाए। सिर्फ और सिर्फ 4 खिलाड़ी थे डबल फिगर में, बाकी 0-1-0-0-0 तमाम तरह सूरत पर बात करते हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब वीडियो लिंक के जरिए मौजूद है, इसके साथ मैं सही में ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। सलमान भाई, कोयटा वर्सेस ज़ल्मी, पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला किया और 216 जैसा एक पहाड़ जैसा अदब जो है ना वो कोयटा ने सजा दिया। क्या समझते हैं दोनों एंड पे गलती हो गई? एक तो 216 तक बॉलर्स ने पटाई खाई, उसके बाद 136 पे बैटर सारे आउट हो गए। देखिए, पिच अच्छा था हमजा, और हम सबको ये मालूम है कि पिंडी जो है एक हाई स्कोरिंग जोन है और वहाँ पर बैटर्स जो हैं वो हिट थ्रू द लाइन सॉर्ट ऑफ अ पिच है। और हमने देखा कैसे फिन एलन ने कल बारी ली और उसके साथ साथ जो बाकी प्लेयर्स थे उन्होंने भी पूरा एंजॉय किया। साउथ शकील ने शुरू में बहुत वो भी बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ जा रहे थे, फिर मिडल में जाके थोड़ा सा वो स्लो डाउन हुए। हसन नवाज और साउथ शकील की जो पार्टनरशिप थी वहाँ पे थोड़ा सा कह लीजिए कि थोड़ा सा एक जगह मोमेंटम थोड़ा लॉस हुआ, फिर उसके बाद दोबारा रिकवर किया। एंड में रायली रोसू ने 21 किया 10 बॉलों में, 35-14 गेंदों में कुशल मेंडिस ने किया 250 के और 200 के स्ट्राइक रेट से दोनों खेले, तो 216 पे पहुंचे। लेकिन शायद कल ये भी 240 तक जा सकते थे जिस तरह की पिच थी और जिस तरह की कंडीशन थी डे में। लेकिन उसके बाद जो ज़ल्मी ने किया, आई थिंक दे जस्ट फेल अपार्ट और उन्होंने सोचा कि शायद पहले 5-6 ओवरों में ही सारा स्कोर कर देना है। एट टाइम्स जब आप हारिस को देखते हैं और उनके बाकी प्लेयर्स ने मतलब होता है कि थोड़ा सा बंदा 2-4 गेंदें देख लेता है आके, फिर अकॉर्डिंगली अपने आप को लेके चलता है, वो चीज़ नहीं नजर आई इनमें। साइम अयूब की जो बैटिंग थी वो खुशाइन थी, क्योंकि एक अरसे के बाद इंजरी के बाद आए वापस, वो उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की और उनके सामने विकेटें गिरती रही, इस वजह से भी वो फुल फ्रीडम के साथ नहीं जा सके। हुसैन तलत ने अच्छी बारी ली, लेकिन अगेन वो पार्टनरशिप जैसे कल विंस की और खुशदिल की पार्टनरशिप गई है, अगर इस तरह की बड़ी पार्टनरशिप लगाते तो ये 216 रन भी बन सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगी। फॉर्मेट क्रिकेट का कोई भी हो, जब प्लेयर 100 करते हैं ना तो मैचों में फर्क पड़ता है। बिल्कुल। यहाँ पर 100 के बदले में कल 100 हुआ है। रिजवान ने 100 किया, उसके बाद विंस ने 100 किया, खुशदिल ने 60 रन की इनिंग खेली, पार्टनरशिप ने मैच जीता है। तो यही चीज थी जो पेशावर ज़ल्मी के लिए मिसिंग थी और बाबर का जल्दी आउट होना, वहां से भी उन्हें काफी डेंट पड़ा। वो क्रेडिट टू आमिर, अच्छा चेंज ऑफ पेस था, वो एक्सपीरियंस बॉलर है, वो इतने आराम से मार नहीं खाते और कल उन्होंने साबित किया कि वाकई वो एक्सपीरियंस बॉलर है। अच्छा, साउथ शकील की आपने बात की, उनका साथ फिन एलन ने दिया। ये देखें ना, अगर इनके 3 खिलाड़ी सिर्फ आउट हुए ना तो ओवरऑल 5 में से जिन्होंने कंसिस्टेंट स्कोर किया है 59 है, 53 है, 41 है, 21 है, 35, इस तरह की पार्टनरशिप है वो डेफिनेटली 200 क्रॉस कर देंगी। तो अगेन वही बात है कि पेशावर ज़ल्मी ये करने में नाकाम रहा है। साइम अयूब का कमबैक सलमान भी अच्छा हुआ है, 50 रन उन्होंने बनाया है ओपनिंग मैच में और जो उन पर प्रेशर था, जैसे कि आप कह रहे थे कि बाहर बैठे हुए बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है साइम पर, तो वो काफ़ी हद तक रिलीज होता हुआ कल दिखाई दिया है उनके शॉट से भी। जी हाँ, बहुत खूबसूरत तो वो खेलते ही हैं और इंजरी के बाद आते साथ ही पहले मैच में इस तरह खेलना टेल्स यू अबाउट द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जो इस टाइम उनका है और जिस तरह का माइंडसेट बना हुआ है। तो आई थिंक ही इज एन अमेजिंग टैलेंट और बहुत ही आला खेले। बट अनफॉर्चुनेटली अगेन मैं कहूंगा कि एक बंदा काफी नहीं होता। वो कभी कभार होता है कि एक बंदा सिंगल हैंडेडली ले जाए। इट्स अ टीम गेम, किसी ने साथ खड़े होना है, किसी ने उसको हौसला देना है कि भाई आप करते रहें, दूसरी तरफ से चीजें स्टेबल हैं। तो जब आप स्टेबिलिटी लूज करते हैं विकेट्स की सूरत में, तो फिर इनफॉर्म प्लेयर भी सोच में पड़ जाता है कि यार अब मैं मारूं, जाऊं, किस पेस से जाऊं। और जब सामने इतने बड़े रन्स लगे हों तो आपको बड़ी पार्टनरशिप ही उसके नतीजे में जो है ना वो आगे ले जा सकती है। पार्टनरशिप्स नहीं लगी, विकेटें लगातार गिरती रही हैं, 3 स्कोर पे गिरी, फिर 30 पे गिरी, फिर 30 पे गिरी, फिर 93 पे गिरी और फिर
उसके बाद तो कह लीजिए कि 93 पे 5वीं, 103 पे छठी, और फिर बस आना जाना ही लगा रहा है किस्म हुँ, का। हुँ, पार्टनरशिप्स के बगैर देखिए ना, सिंगल फिगर्स में कितने प्लेयर हैं, बिल्कुल ऐसे 6-7 प्लेयर्स सिंगल फिगर में आउट हुए हैं, 0-1 0-1। 0 हाँ। ये तो हेल्पलाइन का नंबर लग रहा है, 0 0 0 0 0 1 0 0 1 अच्छा अहमद ज़ई साहब, कल आपके फेवरेट बैटर जो है ना बाबर आजम, वो 0 हो गया और अगेन बाबर आजम जो अच्छा खासा आमिर ने तंग किया, और इनकी आपको पता है एक राइवलरी चलती है बाबर आमिर की, और फैंस ये देखना पसंद करते हैं। तो कल अगेन हमेशा की तरह आमिर डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए, तो कैसी फीलिंग्स है आपकी बाबर को 0 पे आउट करवा के? देखिए, मुझे यकीन अच्छा महसूस तो नहीं हो रहा हो कि मैं कोटक ग्लैडिएटर को सपोर्ट कर रहा था, आपको पता है इस बात का, लेकिन बहरहाल बाबर आजम एक ऐसे बैट्समैन है कि जिनको देखने के लिए फैंस बड़ी तादाद में स्टेडियम में आते हैं, और बाबर का परफॉर्म करना इसलिए भी ज़रूरी है कि पीएसएल को इस वक्त ज़रूरत है कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस की जिनकी वजह से स्टेडियम जो है वो फैंस जो है वो स्टेडियम का रुख करें। आपने इससे पहले साइम की बात की है, मैं अगर आपकी इजाज़त से उसके ऊपर एक कमेंट कर दूँ। साइम अयूब का एक ऑफ द फील्ड ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी मैं यकीनन तारीफ़ करना चाहता हूँ। मुझे याद है कि जब वो पहली बार टीम में आया पाकिस्तान की, ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले जब उनका नाम आया था स्क्वाड में, तो उस वक्त भी उन्होंने जो मीडिया से बात की थी वो गुफ्तगू भी मैंने मतलब उस वक्त सुनी थी, और कल जो उन्होंने बात की है उसको भी मैंने गौर से सुना है। तो मेरा ये ख्याल है कि साइम अयूब बहुत ही ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू भी करते हैं, जिस तरह से आम तौर पर हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके प्लेयर्स से उल्टे सीधे सवाल तो होते ही हैं, उनके जवाब में कभी कभार प्लेयर्स जो है वो भी ऐसी बात कर देते हैं कि जो टॉक ऑफ द टाउन बनती है। तो कल एक सहाफ़ी ने मोहम्मद आमिर की ही उस बात के बारे में जो आप पूछ रहे हैं कि उन्होंने उनसे पूछा कि मोहम्मद आमिर से आपकी क्या गपशप हुई और किस तरह से उन्होंने आप के साथ जो है वो बातचीत करने की कोशिश की, आपके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की। तो साइम ने इनिशियली बड़े मुस्कुराते हुए बड़े लाइटर नोट पे उन्होंने कहा कि मैं अगर इसका जवाब आपको ना दूं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो इस किस्म के बैंटर्स होते हैं ये चलते रहते हैं फील्ड में बैट्समैन और बॉलर्स के दरमियान में। तो यकीनन मेरा ये ख्याल है कि साइम की इस बात की भी तारीफ़ होनी चाहिए कि वो बहुत ही ज़िम्मेदाराना और बहुत मतलब बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर ही ऐसा लगता है कि बहुत मेच्योर गुफ्तगू भी वो करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। बैटिंग की भी आपने उनकी बात की है, बहुत शानदार कमबैक उन्होंने किया है। मतलब हमने बाबर आजम के साथ भी पाकिस्तान के फैंस हों, पाकिस्तान के मतलब यूट्यूब के ऊपर बात करने वाले अक्सर एनालिस्ट जिस तरह की वो बातें करते हैं, और जिस किस्म का दबाव बाबर आजम के ऊपर बना हुआ है, बाबर का परफॉर्म करना बाबर के लिए भी ज़रूरी है, और बाबर का परफॉर्म करना इस पीएसएल की बका के लिए भी ज़रूरी है। कुछ इस किस्म की परफॉर्मेंसेस स्टार प्लेयर की तरफ से आएंगी तो फैन स्टेडियम का रुख करेंगे। अच्छा सलमान भी, बाबर जिस तरह से कल आउट हुए आमिर के बॉल पर, वो ऐसा लगा ना तो वो पूरा खेलने में कामयाब हुए ना उसे रोकने में कामयाब हुए। इतना एक्सपीरियंस्ड प्लेयर बाबर आजम, अब चूँकि एक अरसा हो गया उन्हें खेलते हुए, अगेन वो इस चीज़ पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको अब रोकना नहीं आता। जिस तरह से अब नेट्स में देखा स्वीप मारने की कोशिश कर रहे हैं, मैच में अब वो रोकने से मसले हो रहे हैं, क्या कहेंगे? ये वही उसी किस्म का सवाल है, मिलता जुलता, जिसका जिक्र अभी किया है अहमद ने। मैं अगर इसका जवाब देखिए हमजा, आप शरारती होते जा रहे हैं जैसे जैसे आपका तजर्बा बढ़ रहा है इस सीट के ऊपर। जी देखिए जी। बाबर ये वो है चेंज ऑफ पेस से। बाबर कोई बहुत अच्छे माइंडसेट में नहीं है। बाबर ऑब्वियसली पार्ट ऑफ हिम इज डेफिनेटली अफेक्टेड बाय द नॉइज अराउंड। जो बातें हो रही हैं, जो एजेंडा बेस्ड चीजें चलती हैं, जो जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो बहुत सारी चलती हैं, और हमेशा से सभी प्लेयर्स के साथ चलती हैं। सो आई थिंक ही हैज टू बी मेंटली स्ट्रॉन्गर। वो कहते हैं ना, उन्होंने ते बाज नहीं आना, तुसी ठीक हो जाओ। तो आई थिंक बाबर हैज टू थिंक लाइक अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, अ मैच्योर इंडिविजुअल। बाकी बाबर को किसी बच्चे ने तो नहीं आउट किया, उससे बहुत ज्यादा तजर्बाकार बॉलर ने आउट किया, जो उससे बहुत बड़े बड़े मंजे हुए प्लेयरों को आउट कर चुका है। तो मतलब वो कोई ऐसी चीज नहीं हुई कि यार ये बाबर किससे आउट हो गया। वो भाई शायद लीग में सबसे ज्यादा स्किल्ड बॉलर अगर कोई है तो वो आमिर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई थिंक बड़ा टोटल था, वो पुश करना चाह रहे थे, फॉर्म उनकी ग्रेट है नहीं, लेकिन आई थिंक ही मस्ट ट्रस्ट हिज एबिलिटी, और वो जो है ना अपना टाइम लें, बिकॉज ही विल गेट थ्रू दैट वन ऑड नॉक, और वो चीजें फिर खुल जाएंगी जो कि खुल गई थी, फिर पीछे आगे डिस्टर्ब हुई हैं। बट ही हैज टू लर्न टू शट द नॉनसेंस नॉइज आउट ऑफ हिज सिस्टम। जो चीजें कह लीजिए कि उनको डिटर करती हैं अपने असल मकसद से, उनको उसको ब्लॉक करना आना चाहिए। क्योंकि अगर इस लेवल पे उन्होंने सरवाइव करना है विद रेपुटेशन जो अल्लाह ने उनकी बना दी है, इतनी फैन फॉलोइंग बना दी है कि स्कोर करे तब भी डिस्कस होते हैं, ना करें तब भी डिस्कस होते हैं। तो ऐसे में अब ज़हनी तौर पे भी उन्हें अपने आप को मजबूत करना है, और शायद मेरा ख्याल है कि उन्हें जो है ना थोड़ा मैच्योर लोगों की कंपनी भी अब चाहिए। इट्स इनफ रोमिंग इन पीपल जो आपको जहां है वहां से आगे बढ़ने नहीं दे रहे।
अच्छा सलमान भाई, आपने कहा कि ज़हनी तौर पर भी मजबूत होना चाहिए। अच्छा ऐसा भी होता है, बाबर ना 5 में से 3 दफ़ा 5 इनिंग्स खेले अगेंस्ट आमिर की जो भी टीम होती है, पहले कराची या अब कोयटा, 3 दफ़ा उनसे आउट हुए। तो क्या एक बैटर पर यह भी एक प्रेशर होता है कि जनाब मैं इससे मल्टीपल टाइम्स आउट हो गए, इससे मैंने बचना है? जैसे इंटरनेशनली बात की जाए तो डेल स्टेन और हफीज़ का एक चलता था, अगर इंडिया की बात की तो इरफान पठान कुछ बैटर्स को बड़ा तंग किया गया। तो ये मेंटली ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है बैटर कि मैं इससे पहले भी आउट हो चुका हूँ, मैं मुझे बहुत समझ के खेलना है। हाँ, ये होता है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं 2-3 दफा इरफान पठान से 2-3 दफा आउट हुआ, तो पाकिस्तान में रौला पड़ गया जी आप इससे आउट हो रहे हैं। अच्छा। तो जो उनके खिलाफ 5 सेंचुरियां जिसमें वो खेल रहा था और अल्लाह का शुक्र है बेबस था, वो 5 दफा की बात नहीं है, उसके 2-3 दफा की बात शुरू हो गई। तो आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको नॉनसेंस से डील करने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना है, क्योंकि लोग वो ही बात करते हैं जो वो बेचना चाहते हैं, वो कोई फैक्चुअल बात नहीं कर रहे होते। उन्होंने वो करना है जो शायद डिमांड में है, जिस पे व्यूज मिलेंगे, जिस पे लोग कहेंगे देख यार की कह रहे हैं। और आजकल लोगों के कहने का भी ये म्यार अच्छा म्यार नहीं है कि देखो क्या कर रहा है। लोग ज्यादा उस चीज को देखते हैं जो लो ग्रेड की होती है, जिसका कह लेंगे जिसको जिसकी मे बी जिसकी एथिकल वैल्यू शायद इतनी ना होती हो, लेकिन उसकी जो एक होता है ना कि वो यार एंटरटेनमेंट के मद में कुछ भी अब लोग एंजॉय करना शुरू हो गए, और उसमें कोई एज सच कोई उसकी बाउंड्री लाइन नहीं है। यानी लोग while they do their stuff, उसमें किसी को बहुत ज्यादा बुरा भला भी कह जाते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो पूछने वाला ही नहीं है। तो फिर ऐसी एनवायरनमेंट के अंदर एक बड़ा प्लेयर, मशहूर प्लेयर जिसकी रेपुटेशन बन जाती है, फिर उसको जरा मेंटली मजबूत ज्यादा होना पड़ता है और उसको डील करना पड़ता है। अच्छा, जिस तरह से आपने सलमान ये भी कहा कि लोग क्या कहेंगे और इस पर बड़ी बात हो रही है, तो अब लोग ये कह रहे हैं कि जो मिचेल ओवन है ना, वो एक प्रॉपर ओपनर बैटर है, तो बाबर की वजह से उनको ये 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पे आना पड़ रहा है। अगर बाबर वो स्लॉट छोड़ते हैं तो जो मिचेल ओवन है वो तो प्रॉपर एक ओपनर बैटर है, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे ऊपर। नहीं, तो वो मिचेल ओवन जो अभी क्रिकेट में पैदा हुए हैं वो प्रॉपर ओपनर है। तो जिसने ओपन करके आईसीसी रैंकिंग को टॉप किया वो ओपनर नहीं है T20 क्रिकेट में। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये तो मैं कह रहा हूँ, कौन लोग हैं सही साहब? चलो जो लोग ये कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं, मजे की बात वो नहीं है। मजे की बात ये कि आप भी वही सवाल कर रहे हैं। नहीं भाट साहब, ये जो आर्गुमेंट है ना कि मिच ओवन ओपनर है, ये भी गलत है। मिच ओवन ने सिर्फ बीबीएल के एक सीजन में ओपनिंग की है, 3 सीजन वो खेले हैं, उनमें से सिर्फ जो ये लास्ट सीजन वो खेले हैं उसमें ये ओपनर आए हैं। और उसकी वजह यह है कि इस सीजन से पहले उनका एक क्लब मैच हुआ था जिसमें उनके कोच ने उनको देखा था कि ये हार्ड हिटिंग कर लेते हैं। इनका जो रोल था टीम में, जो शेफील्ड शील्ड ये खेले हैं, जो उससे पहले की जो होबार्ट के अंदर भी जो साइड क्रिकेट खेले हैं, वो नंबर 5, 6 और 7 पर खेले हैं। सिर्फ एक सीजन ऐसा इसमें ये ओपनर आए हैं। और इनका जो शेफील्ड शील्ड में रोल था वो भी यही था कि इनको जो सेकंड न्यू बॉल आती है, 14 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए, सेकंड न्यू बॉल खेलने के लिए इनको रखा गया था नंबर 5, नंबर 6 की बैटिंग के लिए। तो ये आर्गुमेंट भी गलत है स्टेटिस्टिकली कि ये ओपनर हैं। इन्होंने सिर्फ एक सीजन ओपनर के तौर पर खेला है, जो लास्ट सीजन है बीबीएल। अच्छा, मैं सिर्फ उन लोगों को फेस सेविंग देने के लिए लोगों का वर्ड इस्तेमाल कर सलमान भाई, ये बड़े सीनियर एक्स क्रिकेटर्स एक प्रॉपर बड़े टीवी चैनल पे बैठ के ये बात कर रहे हैं कल के मैच के बाद कि बाबर आजम किसी का हक मार रहा है, तो इसलिए मैं जरा लोगों का वर्ड यूज करके मैं जवाब जानना चाहा। तो ये वो इतने सीनियर है कि उनके पोते पोतियां हमारे जितने हो गए हैं। लोगों का फिर लफ्ज ना इस्तेमाल करें, फिर लोगों के साथ ज्यादती हो जाती है। फिर बेहतर है कि उस मतलब दानिश्वर का नाम ले लें जिसका तजुर्बे के बाद भी जो इस नतीजे तक पहुंचा है वो कितना बड़ा दानिश्वर होगा। सही, ये बात बिल्कुल ठीक है, कितना बड़ा दानिश्वर होगा। तहमद साहब, इस तरह की बातों पे आपने गौर नहीं करना, ठीक है ना, बयान नहीं ज्यादा देना। मोहम्मद आरिफ, मैं इस बारे में चूंकि क्लियर था इसलिए मैंने इस किस्म की जो मतलब फजूलियात है उनके ऊपर कान नहीं धरे हैं। मिच ओवन को इस्तेमाल करके असल में उस एजेंडे को आगे हमजा, हमारे यहाँ इतना वेला है, हाँ जी, इतना कह लें कि बंदा उसके पास फजूलियात पे बात करने का जो है इतना वक्त है, इतनी गैर मेयारी गुफ्तगू ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो रही है, तो हर एक को तो मेरा ख्याल है हमें डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। आप किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ मतलब देख लें, चाहे वो फॉर्मर प्लेयर है या कोई बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट है, उसमें बेहतरीन से बेहतरीन लोग भी हैं और उसमें ऐसे लोग भी हैं कि लोग आप कहेंगे कि यार हुन भी अच्छे ही है। तो सब सारी रेडियां लगी हुई हैं, किसी से फल ठीक मिल रहा है,
किसी के फल को उर्ली लगी हुई है। आपकी मर्जी है कहाँ से लेना है। बिल्कुल, बिक दोनों ही रहे हैं, वो व्यूज की खातिर और वो प्रॉपर उस पर डिस्कशन करके विद फैक्ट्स एंड फिगर वो बिक दोनों रहे हैं। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पिंडी के विकेट सलमान भाई से जानना चाहूंगा कि आखिर यूजुअली ऐसा पिंडी का विकेट होता नहीं है। अब देखा जसन होल्डर ने 4 आउट किए, कल इब्रार अहमद ने भी 4 आउट कर दिए, तो ये यूजुअली कहा ही जाता है कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है पिंडी के, लेकिन ये दोनों तरफ न्यूट्रल बिहेव कर रहा है। इस पर बात करेंगे, ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की और कल डबल हेडर खेला गया। आज लाहौर वर्सेस क्वेटा ग्लेडिएटर मैच है, तो सलमान भाई से हम बात कर रहे थे। बट सब ब्रेक पे जाने से पहले जो मैंने सवाल किया था वो ये कि विकेट जो है पिंडी का इस तरह से बिहेव नहीं करता था। अब हमने देखा कल इब्रार ने भी अच्छे ओवर किए, 4 ओवर 42 रन और 4 विकेट उन्होंने लिए। जैसन होल्डर उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। तो पिंडी उस्मान तारिक ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। ट्रैक उस्मान तारिक फ्लैट ट्रैक के नाम से मशहूर था, वहां पे तो बैटिंग हेवन था। ये किस तरह से चेंज आया? अच्छी बॉलिंग तो हो सकती है ना। हाँ जी, अगर पिच बैटिंग के लिए अच्छा भी है तो अगर आप उसके अकॉर्डिंगली बॉलर अपनी पेस को, अपनी लाइन को, अपनी लेंथ को एडजस्ट कर लेता है और वो समझता है कि यहाँ पर कैसे बचत की जा सकती है, तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर उसको एग्जीक्यूट करने में कितनी महारत है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर आपके ऊपर टोटल बड़ा लगा हुआ है, एक ऑलरेडी प्रेशर है, ऑपोजिशन ने, आपको रिस्क लेना ही लेना है, तो उस रिस्क के अंदर भी आपको विकेट मिलने का चांस है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स हैं जो थे जब आप पेशावर जल्मी की चेस की बात करते हैं, उन्होंने 216 करने जाना था। फिर अगर आप बॉलिंग देखते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, तो उसमें आपको मोहम्मद आमिर जैसे तजर्बाकार बॉलर नजर आते हैं। अबरार जो है वो जिस पोजीशन पे आए वहां पे रन्स भी नहीं बने हुए थे, एक आध विकेट भी गिर गई हुई थी मेन प्लेयर की, तो आते ही लड़कों ने चांस लिया। मिस्ट्री बॉलर है, उन्हें भी विकेट्स मिली। उस्मान तारिक है, वो इतना जबरदस्त वो पॉज है उनका बीच में कि बैट्समैन डिस्टर्ब रहता है कि साइम अयूब भी उनके आगे फंसे हुए थे, उनसे भी हिट नहीं लग रही थी। तो क्वेटा की जो स्पिन बॉलिंग है वो उसने कल बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और उन सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है कि बैटर को हर एक के लिए अपनी एडजस्टमेंट को तब्दील करना पड़ता है। और इसमें खुशाइन चीज ये है कि तीनों पाकिस्तानी बॉलर्स थे जिन्होंने इफेक्ट किया ज्यादा इस मैच के अंदर। मतलब 8 विकेटें पाकिस्तान के बॉलर्स ने लिए हैं, आमिर ने, इब्रार ने और उस्मान ने जी, और इन्होंने रन्स भी कंट्रोल किए। तो शुएब मलिक हैं जो कि बहुत अब रेगुलर बॉलिंग नहीं करते, वो हुसैन तलत ने और साइम ने बहुत अच्छा खेला। उनको जो लेफ्ट हैंडर्स के आगे एक ऑफ स्पिनर लगाने की हिम्मत है, उनको तो कल उन्होंने ऊपर नीचे कर दिया, 3 छक्के लगा दिए पहले ही ओवर में। अच्छा, so आई थिंक ये बेहतर बॉलिंग हमने देखी और अच्छी पिचों पे भी बॉलिंग की जा सकती है बशर्तिया के बॉलर को काम आता हो। ये मेरी नजर से एक नाम निकल गया था, जो अभी आपने नाम लिया तो मेरे ज़हन में आ गया। ये शुएब मलिक पे कोई नहीं बात करता, वो जो लोग हैं सो कॉल्ड वो इस पे बात नहीं करते कि माशाल्लाह 50 साल के करीब इनकी एज होगी गूगल के मुताबिक। उन ख्वाजा नाफे के होते हुए, हसीबुल्ला के होते हुए, या तो एक्सपीरियंस की कमी हो कोयटा की टीम में, वहाँ पे एक्सपीरियंस कुछ लोग हैं। तो शुएब मलिक की ऐसा उस तरह से जरूरत नहीं है, बाहर बैठ के भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन शुएब मलिक का प्लेइंग 11 में आना ये ज्यादा नहीं है हसीबुल्ला और ख्वाजा नाफे के साथ, खासतौर पर जब सैफी भाई बाहर बैठे हों। देखिए ये जो PSL है ना, यहाँ पर इट इज अप टू द ओनर्स एंड द टीम मैनेजमेंट। इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी आउटसाइड फोर्स से या डायरेक्टली PCB की सिलेक्शन कमेटी से या किसी चीज से। ये इंटायरली जो है ना अपना अफेयर है फ्रेंचाइज का। आप देख लीजिए कि मैं अब नाम नहीं लेता, वी आर नॉट टारगेटिंग एनीवन, लेकिन एक प्लेयर हमारे ऐसे भी हैं जो कि करंटली क्रिकेट खेले, वो PCB की कोई डोमेस्टिक क्रिकेट में इसलिए नहीं खेले कि वो फिटनेस टेस्ट उन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन वो PSL में खेल सकते हैं क्योंकि फ्रेंचाइज की मर्जी, वो जिसको मर्जी खिलाए। सो आपको इससे ये साबित होता है कि मतलब फ्रेंचाइज जब किसी को खिला रही है तो इट इज अप टू देम। अब इसका जवाब क्वेटा ग्लैडिएटर दे सकती है, टीम डायरेक्टर सरफराज हैं, वो भी मेंटोर हैं एक टीम के, और शायद उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा है कि कहीं जरूरत पड़ी तो शायद वो भी खेल सकते हैं। मैंने खुद से नहीं सुना, हाँ नहीं बिल्कुल किसी ने बताया, जी कहा है। तो इट इज अप टू दैट डग आउट के वो क्या सोचता है अपनी टीम के बारे में, कैसे उसको लेके चलता है। इसमें कोई बाहर वाले की तो कोई राय शामिल ही नहीं है। चलें, सवाल सिर्फ ये इस तरह से था ना कि अगर उन पर बात होती तो हल्की फुल्की इस पर भी बात करते, हाईलाइट हटिए तो ये अफसोस है कि राना फहीम अशरफ साहब से उन्होंने सिर्फ एक ओवर कराया, क्योंकि दूसरा ओवर शुएब मलिक साहब से करा दिया। अच्छा, विकेट की बात होती है सलमान की, हमने देखा कि अभी तक जितने मैचेस 3 मैचेस हुए हैं, स्पिनर है ना, यूजुअली ऐसा होता नहीं कि लीग क्रिकेट में स्पिनर जितने कारआमद साबित हों, और स्पेशली इन कंडीशन में हमने देखा अबरार ने 4 आउट किए, उस्मान ने 2 आउट किए, उधर से सुफियान मुकीम ने भी अच्छा, साइम अयूब ने भी अच्छा किया है, खुशदिल शाह ने कल अच्छी बॉलिंग कर दी। ओवरऑल जो स्पिनर्स है ना वो काफी हद तक उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है।
देखिए मेरा ख्याल है कि खुशदिल ने तो अच्छी बैटिंग की है, वरना बॉलिंग में तो वो ज्यादा तेज तेज बॉलिंग करते नजर आए, ऑल्दो कि वो पिच में टर्न नहीं था, ग्रीन पिच था, उस पर फास्ट बॉलर्स को यकीनन बहुत बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए थी, जो कि बड़ा डिसअपॉइंटिंग था जब मैंने अब्बास अफरीदी की बॉलिंग देखी, एडम मिलने की बॉलिंग देखी। यानी इतनी मूवमेंट है उस पिच पे, एयर में भी, ऑफ द पिच भी, और वो लाइन लेंथ पे बॉल ही नहीं कर पा रहे। इस पिच के ऊपर अगर आप गुड लेंथ जैसे 6 to 8 मीटर्स की जो लेंथ होती है मोस्ट टाइम्स, उसको अगर आप एज अ बॉलर कंसिस्टेंटली हिट ही नहीं कर सकते, आप यही नहीं देख सक रहे कि इस पिच पे भैया आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ सीम ला के राइट एरियाज में बॉल करनी है। तो दिस टेल्स यू कि आपकी अवेयरनेस और स्किल लेवल्स दोनों जो है ना वो उस टाइप के नहीं है जो इस लेवल पे रिक्वायर्ड है। यार आप ग्रीन पिच के ऊपर स्लोअर वन मारी जा रहे हैं और मार खाई जा रहे हैं, और वहां पे हसन अली ने जब नया बॉल किया, हसन अली को एक ओवर में 3 छक्के लगे तो 40 पे बात गई है, वरना जो पहले उन्होंने 2-3 ओवर किया अच्छी खासी मूवमेंट मिल रही थी और बैट को उन्होंने काफी दफा बीट किया। तो आइडियल बॉलिंग जो करनी चाहिए थी, 4 फास्ट बॉलर खिलाए थे डेविड वार्नर ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की, तो कोई मदद थी तो 4 फास्ट बॉलर खिलाए ना। ठीक है, ठीक है। वसीम अकरम साहब ने कमेंट्री में वैसे ये कहा था कि वसीम अकरम साहब ने कमेंट्री में ये कहा था कि जितना स्कोर उन्होंने बना दिया इस पिच के ऊपर, ये इस तरह का पिच था नहीं, बॉलर्स को यकीनन राइट एरियाज को हिट करने की जरूरत थी यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ये इससे पहले कि हम मुल्तान और कराची की डिस्कशन स्टार्ट करें, सलमान भी कल आप कराची स्टेडियम में मौजूद थे, कमेंट्री कर रहे थे, क्या वजह थी? अब देखें एक एंड पे हम कहते हैं कि क्लोज मैच देखने को मिलेंगे ना तो अवाम आएंगे, अब इससे ज्यादा कौन जाओगे? आखिरी ओवर तक 200 रन के चेज में जा रहे हैं और इतना क्लोज गया है कि आखिरी ओवर की 2 बॉल खेली गई हैं, उस पर यह मैच गया है। क्या फील किया आपने कि आखिर कहां पर पीसीबी से थोड़े बहुत जो है ना मसले मसाइल हैंडल नहीं हो रहे कि कराची के लोग नहीं आ रहे? कल हमने देखा कि बिल्कुल खाली स्टेडियम था, जो एरियल व्यू आ रहा था, जो मास्टर शॉट आ रहा था, ऑलमोस्ट 80% स्टेडियम खाली था। सलमान भाई यार हमजा बात है कि इसमें भी ना कलेक्टिव फैक्टर्स हैं। अच्छा। देखिए सारा काम किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। अब कराची की फ्रेंचाइज की जो पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको कराची जैसे शहर में जहाँ पे सारी दुनिया काम करने आई हुई है और बहुत सारी इधर कम्युनिटीज हैं और दूसरे शहरों से आते सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, ये एक एक्टिव सिटी है, एक बिजनेस हब है जिसमें सारे काम कर रहे हैं। वहां पर अगर किसी ने वक्त निकाल के आना है और आगे जाके उसको ये पता चलना है कि उसके शहर की टीम 4 साल से क्वालिफाइंग राउंड से ही नहीं पहुंच पा रही, बाहर हो जाती है, तो और इनकी फैन एंगेजमेंट भी नहीं है। जैसे लाहौर कलंदर्स को अगर आप देखें तो वो किसी ना किसी तरीके से अपने फैन बेस को इंटैक्ट रखते हैं, चाहे वो प्लेयर डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो, चाहे ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज हो, चाहे गैदरिंग्स हो, स्कूलों में जाएं, यूनिवर्सिटीज में जाएं। वो अभी मीनार पाकिस्तान पे उन्होंने वो अपना कलंदर्स का डे मनाया, बहुत सारी वो एक्टिविटीज करते हैं। ऐसी एक्टिविटीज आपको बाकी फ्रेंचाइजेस करती नजर नहीं आती, और उनके तो कह लें कि कोई क्वार्टर एक्टिविटी भी नहीं करता जितनी वो करते हैं। आप देखिए कि लाहौर भी बहुत हारी, लेकिन लाहौर में क्राउड भी रहता है, वो हार जाए तो उनके खिलाफ जुलूस भी निकलता है, और जब वो जीतते हैं तो फिर लोग भी आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक तो वो फैन एंगेजमेंट एक्टिविटीज को बढ़ाने की जरूरत है फ्रेंचाइज को अपने लेवल पे भी। फिर दूसरा, अभी कल पहला मैच जीते हैं, जब मैच शुरू हुआ था बिल्कुल क्राउड बहुत मिनिमम था, लेकिन जैसे जैसे कराची की चेस बढ़ती गई लोग काफी अंदर आए, बहुत सारी फैमिलीज अंदर आई। ये नहीं मैं कह रहा कि स्टेडियम भर गया, लेकिन जो स्टार्ट हुआ था उससे बहुत ज्यादा लोग अंदर आ गए थे। तो अगर ये एक विनिंग स्ट्रीक चलती है तो डेफिनेटली आप नंबर्स में राइज देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे सामने तो और कोई वजह नहीं है, स्टेडियम्स अपग्रेड हुए हुए हैं। वेदर भी सलमान भी एक रीजन हो सकती है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं कोई एज अ फैन तो जाता नहीं हूँ स्टेडियम में मैच देखने, लेकिन बकौल लोगों के पहले से हर्डल्स भी कम है। अच्छा, तो अब अगर चीजें थोड़ी थोड़ी भी इम्प्रूव हो रही हैं, थोड़ी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो रही है, तो शायद अगले मैचेस में ये आप ज्यादा देखें लोगों का आना जाना स्टेडियम में कराची के। जी अहमद। अच्छा, इसमें एक फैक्टर ये भी है कि ये जो ओनर अक्सर बात करते हैं कि हम पीएसएल में खसारे में जा रहे हैं और हमारी जो यानी अली तरीन साहब ने कल कह दिया कि हम तो ब्रेक इवन तक में नहीं पहुंचे हैं, तो ये जो गेट मनी होती है ये एक बहुत बड़ा सोर्स होता है रेवेन्यू जनरेट करने का, और गेट मनी लाने के लिए ज़ाहिर है फ़ैन इंगेजमेंट तो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे लोग क्योंकि बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन का जो माइंड सेट है वो यकीन नहीं होता कि लोगों को इंगेज करना होता है, तो ये बिल्कुल ना समझ में आने वाली बात है कि कराची किंग्स अब तक ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है। दूसरी बात यह है कि कराची शायद मेरा ख्याल है वाहिद फ्रेंचाइज है पीएसएल की जिसके इमर्जिंग स्टार्स की जो तादाद है वो भी शायद ना होने के बराबर है अगर हम बाकी फ्रेंचाइज को देखें। लाहौर कलंदर्स की बात होती है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात होती है, कोई भी और फ्रेंचाइज आप देख लें, जिस तरह मुल्तान सुल्तान के पिछले सीजन में मोहम्मद अली उनके एक स्टार बनकर सामने आए, तो हर फ्रेंचाइज के अंदर जो है वो हर सीज़न में एक ऐसा
खिलाड़ी जो है वो निकलता है। लेकिन कराची किंग जो है वो इस हवाले से भी बाकी फ्रेंचाइज से पीछे नज़र आती है, जिसकी वजह से उनके रेवेन्यूज भी जनरेट नहीं हो पा रहे और फैंस भी जो है वो एंगेज नहीं हो रहे हैं। अच्छा सलमान भी, कल के मैच की अगर बात की जाए, मुल्तान वर्सेस कराची, बड़ा एक हाई स्कोरिंग मैच, 234 रन मुल्तान ने पहले बना लिए। रिजवान की 105 रन की इनिंग्स, उसके बाद रही सही कसर जो है वो ब्रेसवेल पूरी करके, कामरान गुलाम की अच्छी इनिंग्स थी, तो 234 रन का टारगेट जो है ना 35 का वो सेट कर दिया गया। इसमें अब दोनों तरफ से बॉलर्स की पिटाई हुई है। कल के अगर मैच को सम अप करें तो आप किस तरह से करेंगे? देखिए हमजा, पिटाई तो बिल्कुल हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बड़ा एंटरटेनिंग मैच था। जेम्स विंस ने अंडर प्रेशर 100 किया, बिकॉज चेस में हमेशा रन्स बनाने, बड़े रन्स बनाने मुश्किल होते हैं। 76 पे 4 आउट थे कराची के, वहां से खुशदिल के और उनकी एक बड़ी पार्टनरशिप होती है। और कोई भी क्रिकेट का फॉर्मेट हो, बड़ी पार्टनरशिप जो है वो मैच के नक्शे तब्दील करती हैं। और यही वो चीज़ है जो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं मिली, कि बड़ी पार्टनरशिप्स नहीं लगी। जब एक दफा लगी आगा और रिजवान की, तो आपने वो 300 प्लस का हदफ चेस किया और पाकिस्तान ने आसानी के साथ वो मैच जीता। तो पार्टनरशिप्स की हैं। कराची किंग्स ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई, लेकिन असल जो फैक्टर था कि कराची किंग्स ने तो बॉलिंग अच्छी नहीं की, उस वक्त बॉलर्स को मदद मिल रही थी। लेकिन जब मुल्तान की बॉलिंग आई तो बहुत ज्यादा ड्यू थी, और ड्यू फैक्टर ने भी बॉलर्स के लिए बहुत सारी मुश्किलात की। ना स्पिनर्स को अच्छा ग्रिप मिल रहा था, ना फास्ट बॉलर्स। आपने देखा एंड में यॉर्कर्स करने जा रहे थे, कितने फुल टॉसेस भी हुए। सो आसान नहीं होता, बार बार वो अपने छोटे टावल्स के साथ गेंद को जो है ड्राई रखने की कोशिश कर रहे थे। तो खासी ड्यू थी कल रात को जो मैच में सेकंड इनिंग्स में। तो आई थिंक उससे शायद बॉलर्स को परेशानी हुई होगी, लेकिन कराची किंग्स जो थे वो उस टाइम पे बॉलर्स को बड़ी अच्छी तरह मदद मिल रही थी, और उस टाइम पे वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सके कंडीशन। अच्छा, ऐसे खुशदिल शाह का भी कम बैक ओवरऑल अगर देखा जाए इंटरनेशनल में भी और इसमें भी, तो अच्छा आया। बीपीएल उनको रास आ गया, उनकी वो परफॉर्मेंस हाईलाइट हुए, मेहनत की और वापस आगे जो है ना वो ये लीग क्रिकेट तो बेहतर खेल रहे हैं। डेविड वार्नर की वजह से फेस सेविंग मिली गई आखिरकार अली तरीन को, अहमद सईद साहब। डेविड वार्नर शुक्र है वो स्कोर नहीं कर पाए, अली तरीन साहब लेकिन फिर भी खामोश नहीं रहे हैं। उन्होंने जेम्स विंस के बारे में कल एक ट्वीट कर दिया। अच्छा। गो के वो पॉजिटिव ट्वीट ही थी। उन्होंने उनसे पूछा है कि मैंने आपको क्या कहा भाई, आप इतने चक्के मारे हैं। जेम्स विंस की यहाँ पर बात हो रही है, तो जेम्स विंस के बारे में बताता चलूँ कि जेम्स विंस उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को इस बात के ऊपर यूँ कह ले कि तनकीद का निशाना बनाया था कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईपीएल के अलावा बाकी प्लेयर्स को, बाकी लीग्स खेलने के लिए प्लेयर्स को जो है वो एनओसीज नहीं दे रहा है। तो ये अपना काउंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको छोड़ के पीएसएल खेलने इसलिए आए हैं कि पीएसएल जो है वो कम वक्त के अंदर एक तो ख़त्म हो रहा है, दूसरा उनके ख्याल में पीएसएल के अंदर जो है वो क्वालिटी शायद दूसरी लीग्स की निस्बत ज़्यादा है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया था इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर इस बात के ऊपर कि वो आईपीएल के अलावा बाकी लीग्स के लिए एनओसी नहीं दे रहे हैं। तो ये जेम्स विंस को क्रेडिट इस तरह से जाता है। टिम सेफर्ट और डेविड वार्नर का स्टार्ट था, वहाँ पर ऐसा लगा कि हमें शायद कराची किंग्स जो है ना वो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगेन वही जेम्स विंस। शान मसूद, सलमान भी कल 0 पे आउट हुए हैं और शान मसूद के लिए आगाज़ तो ये अच्छा नहीं हुआ। क्या लगा आपको शान मसूद की डिसमिसल पर? देखिए हमजा, शान मसूद इस सीजन टेस्ट क्रिकेट में भी देखे तो 1-2 मरतबा पहले भी ऐसे लेग बिफोर हुए हैं, अब बीच वाले बॉल को ऑन की तरफ खेलते हुए। और कल भी अच्छा गेंद था, स्टंप टू स्टंप सीधा गेंद था, और शान उसको शायद स्क्वेयर की तरफ खेलना चाहते थे और वो मिस कर गए उस बॉल को। थोड़ा बहुत एंगल के साथ शायद बॉल अंदर भी आया, लेकिन आई थिंक उनको he has to pull up his socks, he has to score runs। और थोड़ा सा कह लीजिए कि अपनी पोजीशन से भी ऑफ है, ओपनिंग नहीं मिल रही। जाहिर है 2 बड़े एक्सप्लोसिव ओपनर्स हैं कराची किंग्स के, तो मेरा ख्याल है अगर उन्होंने अपनी जगह होल्ड करनी है इस टीम में तो उन्हें कहीं ना कहीं रन्स करने पड़ेंगे, वरना हो सकता है कि वो जगह होल्ड करनी उनके लिए मुश्किल हो जाए प्लेइंग 11 के अंदर। अच्छा, आपको कल दोनों सेंचुरीज में क्या फ़र्क नज़र आया? एक तो रिजवान की 105, ज़ाहिरी बात है विंस की जो सेंचुरी है वो विनिंग कॉज में आ गई, और रिजवान की ऑल इन वेन। तो आपको क्या एटीट्यूड, शॉट सिलेक्शन और तहम्मुल का फ़र्क नज़र आया, या फिर डोमिनेट करते जेम्स विंस ही दिखाई दिए अपनी पावर शॉट से? देखिए जेम्स विंस के पास इतना बड़ा टोटल बोर्ड पे लगा हुआ था, एंड ही हैड टू गो आफ्टर इट। लेकिन जो बड़ी खास चीज थी उनकी बारी की वो ये थी कि उन्होंने क्रिकेटिंग शॉट्स पे रिलाय की। आप उनके शॉट्स देखिए कि जिस तरफ का बॉल है उन्होंने उसी तरफ खेला। आपको कोई ऐसा हाई रिस्क वाला एलिमेंट उस इनिंग में नहीं मिलता। बड़ी ट्रू क्रिकेट खेली है उन्होंने। रिजवान का अगर आप देखते हैं उन्होंने भी अच्छी बारी ली, लेकिन वो अपनी लिमिटेशंस के अंदर खेले। वो जो इस तरफ बड़ी हिट लगाते हैं मिड विकेट की तरफ, स्क्वायर लेग की तरफ, उधर ही उनके छक्के हैं। और रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी करते हैं, वो उन्होंने कल भी किया। सो जो रिजवान की स्ट्रेंथ है वो ही चली आ रही है, जबकि दूसरी तरफ जेम्स विंस ने ऑल अराउंड द विकेट खेला है। और मतलब वो
रिस्क का एलिमेंट बड़ा कम है, फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। रिजवान की सेंचुरी तकरीबन 60 बॉलों पे है और जेम्स विंस की 63 बॉल सेंचुरी 43 बॉल, बिल्कुल, हाँ जी। 43 बॉल पे ना, तो ये 17-18 गेंदों का फर्क, मतलब 3 ओवर का फर्क है। हाँ जी। आप यू कैन वेल इमेजिन के जो रेंज है, जो स्किल है, उसमें जाहिर है फर्क है, ठीक ठाक उसमें फर्क है। तो आई थिंक रिजवान अपनी लिमिटेशंस के बावजूद बड़ी अच्छी एफर्ट की उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने बॉलर्स से ये सवाल करना है कि भाई जब पता है कि एक बंदे की ये फलां लिमिटेशंस है, आप फिर भी वहीं पे बड़े हिट खा रहे हैं, आप फिर भी उनसे उसी तरह स्कोर करवा रहे हैं, तो व्हाट अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट यू आर प्रोवाइडेड, व्हाट अबाउट द डाटा दैट कम्स आउट, वो एनालाइजिंग, वो एनालिस्ट, वो डाटा की जो सारी प्रोडक्शन है, उससे हम क्या सीख रहे हैं, उसके बरक्स हम क्या ऐसा प्लान कर रहे हैं कि बैटर को भी ग्रो करना पड़े। क्योंकि अगर हम उससे वो उसकी स्ट्रेंथ पे शॉट ना खाएंगे, तो फिर उसको भी तो नए एरिया में स्कोर करना सीखना पड़ेगा ना। तो जब बॉलर ही नहीं सीखना, तो बैटर की तो वैसे गुजारा हो जा रहा है, वो क्यों सीखेगा? ठीक है। तो ये चीजें वाइस वर्सा होती हैं, जिसके ऊपर आप अगर बड़ा क्रिटिकली देखे तारीफ तो कर दी हम सब ने और करेंगे, 100 किया, बड़ी बड़ी इनिंग खेली है, लेकिन जब आप उसके डीप डाउन जाते हैं और आप उसको जाके देखते हैं कि यार ये जिधर पहले खेल रहा था, रन कर रहा था, अभी भी उधर ही कर रहा है, तो बॉलर भी उधर ही खाई जा रहे हैं, तो दोनों के ऊपर सवालिया निशान आता है कि भाई यही कुछ नहीं कर रहे, उसका गुजारा ऐसे ही हो जा रहा है, तो ग्रोथ तो कहीं पे भी नहीं हो रही। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा करेंगे हम लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर, जिनका मैच आज, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है फॉर लाहौर कलंदर्स, अगर उन्होंने क्वालिफाई करना है, आगे जाना है, वरना फिर लाहौर कलंदर का तो ये खासा रहा, या तो टेबल टॉप कर दे या फिर ये हमेशा एंड पे रहते हैं। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। से वेलकम बैक जी। बात हुई पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की, और जिसमें आज के रोज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर। कोयटा अपना पहला मैच जीत चुका है, लाहौर अपना पहला मैच हार चुका है। लाहौर के लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी है अगर उसको टॉप 4 में कहीं ना कहीं अपनी जगह बनानी है तो। इससे पहले इस पर बात करें हम, अहमद सईद साहब, मुल्तान सुल्तान ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया। हमने देखा कि एक विकेट और हर छक्के पर 1 लाख रुपए की रकम जो है ना वो गजार फलस्तीन के लिए उन्होंने किया, तो एक अच्छा इनिशिएटिव। ये अच्छा इनिशिएटिव है, 1.5 मिलियन उन्होंने कल जनरेट किया है एक मैच से, और यकीनन ये बहुत एक ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर किसी ना किसी किस्म का मैसेज पीएसएल की तरफ से जाना चाहिए था, और मुल्तान सुल्तान ने इसको इनिशिएट किया है। ये अच्छा इकदाम है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो है हम फैन से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो मैचेस, मतलब कल जो कराची का क्राउड था वो बहुत मायूस कुन अंदाज में हमें देखने को मिला कि जब भी हमें स्टैंड्स के ऊपर नज़र पड़ी वो स्टैंड्स खाली नज़र आए। तो पीएसएल आफ्टर ऑल पाकिस्तान का ब्रांड है, उसमें ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि फ़लस्तीन के साथ मुसलमानों की जज्बाती वाबस्ती भी है, जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट भी होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ पीएसएल चूँकि हमारा अपना ब्रांड है, उस ब्रांड को हम सब ने मिलजुल कर कामयाब करना है, तो फैंस को मैचेस देखने भी आना चाहिए और इस किस्म के मैसेजेस जो हैं वो पीएसएल की तरफ से भी जाने चाहिए। बिल्कुल, और दीगर फ्रेंचाइजीज को भी इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म से हम अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर सकते हैं। और ये वो बड़े प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पूरी दुनिया इस टाइम जो है पाकिस्तान सुपर लीग को वॉच कर रही है, और इसको डेफिनेटली मजीद प्रमोट करना चाहिए। अब बात करते हैं लाहौर वर्सेस कोयटा, पिंडी में अगेन मैच है। सलमान भी, व्हाट डू यू थिंक, लाहौर को क्या कुछ चेंजेस करनी चाहिए? मेरे ख्याल बैटिंग में डेप्थ पे जाना चाहिए, और मिडिल ऑर्डर में बात हो रही है कि आसिफ अली को डेविड वीजा की जगह अब ट्राई करना चाहिए ना। देखिए, बिल्कुल डेविड वीजा की तो बिल्कुल समझ नहीं, जो उनके हालात लग रहे हैं बिल्कुल वो फिट भी नहीं लग रहे हैं, और शायद वो मतलब हर प्लेयर पे एक टाइम आता है व्हेन यू नो उसकी शायद लाइफ खत्म होती है। और आसिफ अली जो है वो ठीक है, इज यू नो समबडी हु कैन स्मैक सिक्सेस, और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अच्छा खेलते रहे हैं, उन्होंने काफी सीजन में उनको बड़े मैचेस जितवाए हैं। तो लाहौर ने अब उनको लिया, तो मेरा ख्याल है उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए। हमसे सब वैसे अगर बॉलिंग में बात करें तो मोमिन कमर को हम लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि उनको मौका नहीं, लेकिन उनकी जगह बनती कहाँ पर दिखाई दे रही? देखिए, जाहिर है कि जिस तरह से स्पिनर अब तक बॉलिंग कर रहे हैं इस पूरे पीएसएल में, मोमिन कमर को चांस जो यकीनन देना चाहिए, और आसिफ अली की आपने बात की है तो उनकी भी टीम में इंक्लूड होनी चाहिए। लाहौर कलंदर्स और अगर हम ग्लैडिएटर्स की अगर हम बात करें, इनके हेड टू हेड मैचेस में तो 18 मैच अब तक हुए हैं, इनमें हमें फास्ट बॉलर ज़्यादा कामयाब नजर आते हैं। अच्छा, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ जो है वो ऐसे दो फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने इन हेड टू हेड मैचेस के अंदर ज़्यादा विकेट हासिल किए हैं। लेकिन जिस तरह से रावलपिंडी की पिच बिहेव कर रही है उसमें यकीन मोमिन कमर की इंक्लूजन भी कामयाब साबित हो सकती है।
और उस वक्त तक जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी 2 स्पिनर के साथ खेल रहे हैं। तो 2 स्पिनर्स, आसिफ अफरीदी ने पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 4 ओवर मोमिन कमर के भी अगर अच्छे निकलने में कामयाब हो जाते हैं, ना सिर्फ मोमिन कमर के लिए बल्कि फ्रेंचाइज के लिए भी एक अच्छी बात होगी कि उनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जिसकी वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उसमें से अगर ये प्लेयर आए हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं अपनी फ्रेंचाइज को। अच्छा सलमान भाई, स्पिनर की चूंकि बात हो रही है तो लाहौर के अंदर की लास्ट टाइम मैंने देखा कि आसिफ अफरीदी जो है वो फ्लैटेड बॉल कर रहे थे और बैटर रिसीव हो रहे थे, मुश्किल हो रही थी। ऑन द अदर हैंड सिकंदर रजा वाज क्विक, हमने देखा कि वो जल्दी जल्दी आ रहे थे, तेज थोड़ा सा बॉल कर रहे थे और इसलिए उनको रन भी ज्यादा लगे, बॉल फंसा नहीं पा रहे थे। तो ये एक फैक्टर लगता है आपको भी? हमजा काइंडली दोबारा कीजिएगा सवाल, थोड़ी आवाज कम आई। स्पिनर्स की मैं बात कर रहा था कि हमने देखा कि आसिफ अफरीदी ने पिछले मैच में फ्लैटेड बॉल किए, बैटर रिसीव हो रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट आसिफ, लेकिन ऑन द अदर हैंड सिकंदर रजा को इजीली प्ले कर रहे थे और हमने देखा कि फर्क ऐसा लग रहा था कि सिकंदर जो है ना वो तेज बॉल कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको खेलना आसान हो रहा था। जी हाँ, ये तो चीज कल भी देखी गई कि बॉलर जो है, स्पिनर जो है वो जरा तेज बॉलिंग कर रहे हैं, लो ट्रेजेक्टरी पे बॉलिंग कर रहे हैं और जो तजर्बाकार हैं वो थोड़ा सा बॉल को एयर दे रहे हैं। लेकिन मार उसमें भी पड़ सकती है, बट उसमें आपके विकेट लेने के भी चांसेस हैं और आप जो बैट्समैन थोड़ा सा कह ले कि लेस मैच्योर होता है वो फंस जाता है उसमें, उसके लिए स्ट्राइक रोटेशन भी मुश्किल होती है और थोड़ा बहुत स्पिन भी आपको मिलता है। लेकिन ये सारी चीजें जुड़ी हैं आपके कंट्रोल से कि आपकी महारत कितनी। तो आजकल के जो स्पिनर्स हैं, क्योंकि वो ग्रास रूट क्रिकेट जब खेल रहे हैं तो वहां पे ही ज्यादा इन्फ्लुएंस T20 का है, तो वो डेवलप ही नहीं कर पाते वो लेवल ऑफ स्किल जिसमें वो फ्लाइट को और ट्रेजेक्टरी को कंट्रोल कर लें और वेरिएशन जो उनकी रेवोल्यूशंस में वेरिएशन है, पेस में या फ्लाइट की वेरिएशन को कंट्रोल कर लें। उसके लिए आपको बहुत बॉलिंग करनी पड़ती है और आजकल काफी सारे हमारे जो यंग स्पिनर्स हैं वो ऐसे हैं जो उतनी बॉलिंग नहीं कर रहे। और बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, फास्ट बॉलिंग में जमान खान, अहमद सही साहब, लगता है कि कर पाएंगे? अगर दोनों को कंपेयर करें तो जांदाद के पिछले की वजह से क्या रहा है इसमें? ये देखें, जमान खान, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी तो इनकी ऑटोमेटिक इंक्लूजन है, उनको तो अब वो टीम सही निकालेंगे क्योंकि इनके रोल भी डिफाइन है। लास्ट में खेले ना पहला मैच। जी, जमान खान का रोल मेरा ख्याल है इस मैच में वापस आ जाएंगे क्योंकि जमान खान का रोल भी चूंकि वो डिफाइन उन्होंने किया हुआ है। हो सकता है कुछ देर बाद वो कर रहे हो पहले मैच को ऐसे, लेकिन अब चूंकि इंपॉर्टेंट मैचेस आ गए, लाहौर कलंदर्स के लिए मैच इतना ज़रूरी है ताकि उनकी एक जीत की रिवायत जो है उसका आगाज़ हो सके। तो अब मेरा ख्याल है कि जमान खान भी टीम में वापस आ जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर लाहौर कलंदर्स की बात करें तो फ़खर ज़मान की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो फ़खर ज़मान क्वेटा ग्लैडिएटर्स एक ऐसी फ्रेंचाइजी के खिलाफ उन्होंने सब ज़्यादा रन बनाए हैं। अच्छा। और 442 रन वो बना चुके हैं। सऊद शकील जो हैं वो दूसरी जानिब उनकी 128 की बैटिंग एवरेज है लाहौर कलंदर्स के खिलाफ। और सऊद शकील की बात इसलिए भी मैं खास तौर पर करना चाहता हूँ कि जो वो वाले बैट्समैन की कैटेगरी है जिनको टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन कहा जाता है, बाबर आजम हो गए हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, सऊद शकील हैं, इस तरह के बैट्समैन में हमें सऊद शकील बहुत ही अच्छी फॉर्म में भी दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही कंफर्टेबल भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें, पिछली PSL में भी और इस PSL के अंदर भी। तो सलमान भी एट द एंड हु आर यू वाचिंग फॉर? आपको क्या लगता है, लाहौर कलंदर या क्वेटा ग्लैडिएटर? दोनों ने मैचेस अपने पिंडी में खेले हैं, अब एक मैच के बाद एक्सपीरियंस हो गया है, क्या लगता है? सबसे पहले तो ये है कि अच्छा टाइट गेम हो ताकि HPL PSL में इंटरेस्ट बढ़े, जो सबसे पहली बात है, सब चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि बीइंग अ लाहौरी यू वांट टू सी लाहौर प्ले वेल, लेकिन लाहौर को बैटिंग बड़े अच्छे तरीके से प्लान करनी पड़ेगी। अभी ऐसा पहले मैच में तो ब्रेंडन मैकलम वाली फील आई है कि कोई बंदा देखने को कुछ तैयार ही नहीं था, पहले बॉल से ही वो जो है ना जहन बना हुआ था। तो थोड़ा सा सोच विचार लाहौर को करना पड़ेगा। क्वेटा की टीम अच्छी है, बॉलिंग उनकी तगड़ी है, स्पिनर्स उनके अच्छे हैं मिडिल में, तो थोड़ा मेथड के साथ खेलना पड़ेगा। और फखर जमान का अच्छा खेलना बड़ा जरूरी है, उनकी अच्छी इनिंग से लाहौर की जीत अक्सर जुड़ी होती है। नाइट मैच में टॉस मैटर करेगा सलमान भी? देखिए, क्योंकि 8 बजे मैचेस शुरू हो रहे हैं तो ड्यू फैक्टर आ जाता है सेकंड में, जो यहाँ पर देखा हमने ड्यू आई है कराची में, तो ड्यू अगर आएगी तो फिर सेकंड बैटिंग आसान हो जाती है। ठीक है जी, अहमद सही साहब, क्वेटा ग्लैडिएटर्स मेरा ख्याल है कॉम पेपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, सो आई एम वाउचिंग फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अच्छा चलें, ये आप दोनों पे कल मैं बात दूंगा, मैं अपना नहीं इसमें करता। बहरहाल जी 8 बजे मैच है लाहौर वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर, जो कि एक इंपॉर्टेंट मैच फॉर लाहौर कलंदर्स। देखना ये कि लाहौर कलंदर जो है इसको अगर जीतेगा तो ही वो है वो ट्रैक पर आने में कामयाब होगा, क्योंकि लाहौर कलंदर इनके साथ जितनी भी वाबस्तगी है फैंस की वो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाते हैं। वैसे आप भी लाहौर कलंदर के फ़ैन कभी रहे? नहीं, मैं इससे पहले मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहा था, इससे लेकिन मैं क्वेटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, इस वजह से? हाँ, नहीं, क्वेटा की टीम जो है ना, उनका जो मेकअप इस सीज़न में हुआ है, उनके पास
मतलब जिसे कहते हैं कि ऑल बॉक्सेस टिक। और क्वेटा को मैं इसलिए भी जीता हुआ देखना चाहता हूँ कि पीएसएल जब से पाकिस्तान में हो रहा है उसमें अगर क्वेटा की टीम भी उस कंपटीशन का हिस्सा बन जाती है तो ये कंपटीशन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और जिस तरह कल शो ने पुटअप किया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, मुझे ये लगता है कि इस सीज़न में क्वेटा ग्लैडिएटर्स एक ऐसी टीम है कि जो टफ टाइम दे सकती है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड को और अब मेरे ख्याल डबल हेडर भी काफ़ी ज़्यादा आगे जाके हैं, तो मेरे ख्याल रात वाले मैच में उस हिसाब से तमाम टीम को प्रिपरेशन करनी चाहिए। लाहौर के डबल हेडर इसके बाद 1 मई और 10 मई को है, तकरीबन 18 दिन के बाद। और लाहौर का इसके बाद मेरे ख्याल डायरेक्ट 15 को कराची के साथ मैच है जी। लाहौर को इसके बाद जो है जिसे कहा जाता है कि पीएसएल का एल क्लासिको है वो लाहौर को। अच्छा, तो अगर ये आज वाला मैच जीत जाते हैं तो थोड़ा बहुत जो इनका ना कॉन्फिडेंस हाई होगा, क्योंकि कराची के अगेंस्ट पाकिस्तान इंडिया वाला हिसाब होता है और लाहौर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लैक कर जाता है, वहाँ पर शेकी सा हो जाता है। ऐसा आपको भी लगता है? देखिए, जो पहले 4-5 सीज़न हुए हैं पीएसएल के, उसमें इस्लामाबाद और कराची ऐसे दो फ्रेंचाइजी जिनसे लाहौर बहुत ज़्यादा हारता था, लेकिन पिछले 3-4 इवेंट से जो है ये मामला थोड़ा सा बैलेंस होना शुरू हो गया है। और अब हमें लगता है कि लाहौर कलंदर्स जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मैच पड़ता दिखाई देता है हमें। कोई टफ मैचेस होते हैं लाहौर और कराची के, लेकिन कल जो कराची ने हशर किया है, उस मैच के बिल्डअप के लिए लाहौर कलंदर्स को आज का मैच जीतना यकीनन ज़रूरी है। आपने जो बिल्कुल ठीक निशानदेही की है, कराची ने जो हशर किया है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो हमने अभी इसको एनालाइज किया मैच को, तो वो पिच ऐसा नहीं था कि जिसके ऊपर ज़्यादा रन कर। आप अगर पहला ओवर ही निकाल कर देखें जो एडम मिल ने जो ओवर कराया है, उसमें पेस भी था, उसमें बाउंस भी था, उसमें स्पीड भी था, लेकिन वो अपनी उस वेरिएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनको 17 रन लगे। लेकिन आखिरी बॉल जो उन्होंने की पहले ओवर की, उसमें बहुत बुरी तरह बैट्समैन बीट हुए हैं। तो बॉलर अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे कराची के अंदर तो शाहीन अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, उनको वहाँ पर हेल्प मिल सकती है। ठीक है जी, लेट्स सी 8 बजे क्या होता है। और ये मैच जो है वो रात को 11:30 बजे तकरीबन ये खत्म होगा, 12 बजे उसमें पता चल जाएगा कि लाहौर कलंदर ने अपनी अगली प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है। कल अगर लाहौर जीतता है तो काफ़ी हद तक उनका जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा। और अगेंस्ट कराची, माइटी कराची जो है ना ऑन पेपर, जो कि कल के मैच के बाद हमें लगा है उनको हराने में कामयाब होगा नहीं। इस पर बात करेंगे अगले शो में। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।